सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले तो अमित भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। अपने इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं भाई, सबसे पहले व्यूवर्स को आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब आपने कहाँ से एजुकेशन ली और आप मतलब सेल तक कैसे पहुंचे? अच्छा, एक्चुअली मैंने अपनी 12th तक तो मेरे होम टाउन में ही एजुकेशन ली, कोई ज्यादा बड़े स्कूल में नहीं ली, हमारे वहाँ के जो लोकल स्कूल था वहीं से। और उसके बाद एक साल मैंने कोटा रेजुनेंस से कोचिंग की है, जेई की। उसके बाद मैंने आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की है और अच्छा, ओके। कैंपस प्लेसमेंट से सेल में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो भाई आपने मतलब अभी 2020 में कंप्लीट किया है, मतलब रिसेंटली? हाँ हाँ, मतलब एक साल अगर इसको हटा दे, कोविड वाले एक साल को, तो मैंने 2020 में ही किया है। तो भाई जैसे आपको अभी एक चीज पता ही है कि मतलब अभी सेल का एक रिक्रूटमेंट चल रहा था और काफी लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2019। ठीक है। तो जैसे आपको पता है भाई कि उसमें जीडी होगा, जीटी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। हाँ तो बिल्कुल। भाई तो अपने एक्सपीरियंस को भाई जरा शेयर कीजिए, मतलब कैसे क्या क्या हुआ और उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की। देखो, हमारा तो कैंपस प्लेसमेंट है तो हमने टेस्ट तो दिया नहीं, ठीक है। तो हम्म। टेस्ट वाला पोर्शन हमारा स्किप हो गया। उसके बाद जीडी जीटी और पर्सनल इंटरव्यू वो सेम एज इट इज था, जैसा गेट के हाँ थ्रू हाँ। जो लोग आते हैं उनका होते हैं। तो हम्म। वही है, जीडी तो नॉर्मल है। जीडी तो आपको जो हर इंटरव्यू में होता है, हर कोई भी प्राइवेट फोन पे पेटीएम वगैरह जो भी इंटरव्यू लेती है उसी हिसाब से होता है जीडी। तो हम्म। एक फंडा बता देता हूँ बेसिक जीडी का क्या है। जो इन्होंने इनके यहाँ जो इन्विजिलेटर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे आप कैंटीन में, उन्होंने कोई टॉपिक दिया हमें और फिर उन्होंने कहा कि जैसे आप कैंटीन में बैठे हो आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो। सपोज एक एक ग्रुप के पास टॉपिक आया था कि जो इलेक्शन, जो वोटिंग की जो एज है वो 18 से 23 कर देनी चाहिए या नहीं। अब वही है कि अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें कुछ लोग, मान लो 6 लोग ये कहेंगे कि हाँ कर देनी चाहिए, 4 लोग कहेंगे नहीं कर देनी चाहिए। तो इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मेरा ओपिनियन है कि 18 से 23 कर देनी चाहिए, वो मेरा ओपिनियन, उसमें गलत सही क्या है। तो मैं अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए जो पॉइंट्स दे रहा हूँ वो कितने वैलिड है, कितना उनमें स्ट्रेंथ है ना, कितने हैवी है वो पॉइंट्स, जो लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं कि हाँ इस पॉइंट में बात है। इसके जो भी रीजंस, जो भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उस चीज को प्रूव करने के लिए, उसमें एक लॉजिक है, तो वो प्रूव करना है ना। तो भले ही अगर जैसे कोई टॉपिक दिया उन्होंने, तो 9 लोग, अगर आप 10 लोगों का ग्रुप है, अगर 9 लोग उस आपके अगेंस्ट खड़े हैं, ठीक है, जैसे 9 लोग कह रहे हैं कि नहीं 18 साल की उम्र इज द बेस्ट फॉर वोटिंग, और आप अकेले ये कह रहे हैं कि नहीं 23 साल कर देनी चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकेले भी अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो ओके जीडी में ओके। बेसिकली यही चीज है कि अगर, अच्छा एक और चीज है कि कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो जनरल, कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, है ना। तो उसमें अगर आपकी जनरल नॉलेज वीक है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले एक दो लोगों से सुनिए, है ना, जरूर नहीं है कि आप सबसे पहले बोलने लग जाएं, ठीक है। अगर आपको जनरल नॉलेज उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एक दो लोगों के नोशन सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद उस पर रिएक्ट करिए, उसके बाद अपने पॉइंट्स बनाइए दिमाग में कि अच्छा ये चीज ऐसे है। तो या जरूरी नहीं है कि आप जनरल नॉलेज के पॉइंट उठाओ या करंट अफेयर्स उठाओ, ठीक है, उसमें आप एथिकल पॉइंट्स जोड़ दो, क्योंकि अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है तो आप एथिकल पॉइंट जोड़ दो कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इससे देश में ये फर्क पड़ेगा, अच्छा वो फर्क पड़ेगा। हाँ, तो ये भी है, जनरल नॉलेज होना भी कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, अगर है तो वो ठीक है, एक एड ऑन पॉइंट है। ओके। और वैसे भी भाई देखा जाए तो जनरली जो जीडी होता है उसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर ही डिस्कशन होता नहीं 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 है कि नहीं, नहीं? नहीं अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है। अच्छा। अच्छा। ये चीज एक्सपीरियंस की थी मैंने इससे पहले। सबसे पहले मैंने एक जीडी दिया था फ्लिपकार्ट का। उसमें बस अच्छा। मुझे एक पॉइंट, मतलब उसमें जो उन्होंने टॉपिक दिया था वो जनरल नॉलेज का था, ठीक है। अदरवाइज तो सब ऐसे एथिकल पॉइंट उठाते हैं कि, एथिकल नहीं, कोई ऐसे सोशल पॉइंट उठा लिया कि जैसे
जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उससे फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो कि डिजिटलाइजेशन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। ये ऐसे सब मतलब नॉर्मल इश्यूज जो है, वाटर स्कैरसिटी हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब पॉइंट्स होते हैं, है ना। सस्टेनेबल एनर्जी, नॉन सस्टेनेबल एनर्जी, ये सब कुछ कि आप मतलब किस चीज को प्रमोट करोगे, ये सब पॉइंट होते हैं जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं, जो कॉमन चीज होते हैं ना, उसी पे ही जनरली जीडी उसी पे होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और भाई आपका ये जीडी कितना टाइम तक चला था? जीडी करीब आधे घंटे चला होगा यार, आधे घंटे तो नहीं कह सकता, 20 मिनट के करीब तो चला ही होगा जीडी। अच्छा, एक वो कहते हैं कि फाइनली एक कंक्लूजन पे आओ, तो जरूरी नहीं है अगर आप कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली कंक्लूजन पे कोई नहीं आएगा। मैं अपने पॉइंट के साथ स्टक रहूंगा, चाहिए आगे वाले चाहिए मेरे अगेंस्ट कुछ भी बोले, ठीक है, तो मैं कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाऊंगा। आप मेरे अगेंस्ट बोल रहे हो, तो आप कभी मेरी बात पे एग्री करोगे नहीं, तो जरूरी नहीं है कंक्लूजन पे आया जाए, तो वो भी कोई कंपलसरी चीज नहीं, बट वो बोलेंगे ये चीज जीडी से पहले कि कंक्लूजन फाइनली एक चीज कंक्लूड कीजिए। तो मतलब मुझे लगता है कि जीडी में जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना है बस, और ज्यादा कुछ इसमें ये नहीं है। अच्छा, देखो अच्छा। जो पॉइंट आप बोलो उस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक और पॉइंट होना चाहिए, कुछ एक एग्जांपल्स होने चाहिए, और किसी भी हद में अगर कोई भी अगर आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, है ना, जैसे आप कुछ किसी के यस में बोल रहे हो, तो अगर कोई नो में बोल रहा है, तो उस नो को यस आप अपने यस में या उस नो को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकते हो, वो आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, किसी को अगेंस्ट बोलने की जरूरत नहीं है, अपना पॉइंट बोलो, भले ही वो उसके अगेंस्ट हो चाहे फेवर में हो। अच्छा, अगर कोई आपके फेवर में बोल रहा हो, जिस चीज के साथ आप चल रहे हो, कोई और आपके पैरेलली साथ चल रहे हो, तो उसकी बात को बोलने के बाद उसको बोलना है कि यस आई एग्री विद हिम, और फिर अपना पॉइंट ऐड ऑन करना है ना। और कुछ लोग होते हैं जो लोगों को काटने के लिए लगे रहते हैं कि किसी को बोलने नहीं देना, खुद ही बोलना खुद ही बोलना है। तो अगर कोई बंदा, जैसे कई देर से कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जो थोड़ा सबमिसिव सा हो जाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको ओवर पावर कर लिया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई और बंदा बोल नहीं पा रहा है इतनी देर से, तो आप कह सकते हो लोगों को कि लेट हिम स्पीक, लेट हिम क्लियर हिज पॉइंट, है ना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है उनके लिए, जो जूरी वहां पर बैठी होती है ना, उनके लिए। बराबर, हाँ, मतलब उससे पता चल रहा है कि आप दूसरे को भी मौका दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद ही लगे हुए हैं। हाँ, ओके ओके। और अपने पॉइंट क्लियर रखो, चाहे 3 पॉइंट हो आपके पूरी जीडी में, आपके दिमाग में चाहे 3 ही पॉइंट हो, चाहे दुनिया 70 पॉइंट बोल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 3 पॉइंट है आपको वो क्लियर रखने होते हैं, और उनको जस्टिफाई करने के लिए जो पॉइंट्स आपके पास है वो आपके पास होने चाहिए, बस। उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस और अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना आना चाहिए। तो भाई मतलब अगर मान लो अभी जैसे जो बंदे जा रहे हैं ये सेल का इंटरव्यू देने, तो जीडी के लिए वो क्या करें? मतलब अभी जैसे उनके पास बहुत कम टाइम है, तो वो ऐसा क्या करें जो कम टाइम में उनका प्रिपरेशन हो जाए? देखो जीडी के लिए मतलब ऐसा कोई चीज है नहीं कि मैं ये कहूँ कि यहाँ से आप प्रिपेयर कर लो, यहाँ से नहीं। आप ये कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के या अपने ग्रुप के साथ बैठ के आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, है ना। उससे फिर आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपको पता चलेगी कि लोग आपको बोलने दे रहे हैं या नहीं, है ना। ऐसे कुछ नहीं है कि आप कहीं से पढ़ो कहीं से देखो, बट मतलब मैं, क्योंकि हर कंपनी का जीडी ना अलग तरीके का होता है, हर कंपनी अलग तरीके से लोगों को जज करती है। सेल के बारे में बात करूं तो बस वही है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, कितना फ्री होके बोल रहे हो, है ना, और लोगों को मौका दे रहे हो, और अपने पॉइंट से हटना नहीं है। बस ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि जो मैंने पॉइंट बोल दिया, कोई उसके अगेंस्ट बोल रहे तो मैं उससे एग्री करूंगा ही नहीं। भले मैं एग्जांपल 4 दे दूं, चाहिए वो 4 एग्जांपल, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, बस लोगों को समझ में आने चाहिए, जरूर हो ये एग्जांपल, समझ रहा हो, जरूर नहीं है कि वो वैलिड हो, बस थोड़े लगने चाहिए हाँ बेलॉजिकल चल रहे हैं। तो बस वही है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, 10 लोगों में बोलने के आपके पास वो होनी चाहिए, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वही बिल्ड कर सकते हैं आप। अगर अपने फ्रेंड्स या अपने ग्रुप के साथ बैठ के किसी भी पॉइंट के प्रोस और कॉन्स डिस्कस कीजिए कि ठीक है मैं उसके हित में हूँ या मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बस फिर उसी को डिस्कस करते जाइए अपने बात को पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो जीडी तो ये है। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले जीडी किया था 12th के बाद, 12th क्लास के बाद, एनडीए का एसएसबी में पहले दिन होता है ग्रुप डिस्कशन। तो अच्छा, हाँ उसमें तो होता ही है। तो उस टाइम मेरी जीडी की स्किल्स, जो ग्रुप डिस्कशन स्किल्स थी, बहुत खराब थी,
तो मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, मेरा उसी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया था उसमें, है ना। लेकिन अभी प्लेसमेंट्स में जितने भी मैंने जीडी दिए मैंने ऑलमोस्ट सारे क्लियर किए हैं। तो भाई इसमें लैंग्वेज मैटर करता है क्या, कि हिंदी नहीं, में बोलना चाहिए या इंग्लिश में बोलना चाहिए, ऐसा कुछ? स्पेशली पीएसयू हिंदी को प्रमोट करती है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ पर सेल में एक अलग से डिपार्टमेंट है, राजभाषा डिपार्टमेंट, पता है उसका अच्छा। मतलब यही है, उसका काम यही है उस डिपार्टमेंट का कि आप अपनी राजभाषा हिंदी को आप कितना प्रमोट कर रहे हो, है ना। आप कुछ भी स्पीचेस हो रहे हैं, आपकी कुछ भी डिस्कशन हो रहे हैं, आप हो सके तो आप उसको हिंदी में ही करने की कोशिश कीजिए। तो पीएसयूज में स्पेशली कोई फाउंडेशन नहीं होता लैंग्वेज का, आप हिंदी में बोलो, आप इंग्लिश में बोलो। मैंने इंग्लिश में दी थी, बट हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दी थी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अदर कोई प्राइवेट कंपनी जो वो इंग्लिश को ज्यादा वो देती है तवज्जो, तो हिंदी भी चल सकती है, इसमें बैरियर नहीं है लैंग्वेज का। ठीक है भाई, ओके ओके। तो भाई अभी जैसे आपका फिर जीडी हुआ, तो फिर जीडी के बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ आपका? देखो, पहले इसका जीडी होता है, और जीडी में आई थिंक एलिमिनेट नहीं करते हैं शायद, मेरे को अभी पूरा याद नहीं प्रॉपरली, बट शायद जीटी क्यूमुलेटिव होके उसके बाद एलिमिनेशन होता है, कि उसके बाद लोगों को बाहर निकालते कि ये आगे नहीं जा सकते पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो पहले जीडी हुआ हमारा, जीडी के बाद जीटी होता है ग्रुप टास्क। अच्छा, ग्रुप टास्क क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, मैंने भी पहली बार एक्सपीरियंस की थी वो चीज, है ना। उससे पहले मुझे पता नहीं था ऐसी कोई चीज होती है ना, मैंने उससे पहले देखा था कि सेल के इंटरव्यू में क्या होता है। अच्छा, तो ग्रुप टास्क में क्या होता है कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पे एक सिनेरियो, एक प्रॉब्लम लिखी जाएगी, या ये कह सकते हैं एक सिचुएशन दी जाएगी। सपोज हमें जो मिला था वो बताता हूँ, हमें मिला था कि अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, किसी कंपनी में जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या चीज को कंसिडर करोगे? अच्छा, ओके। है ना। तो फिर उसमें नीचे 10 ऑप्शन थे, सपोज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, वर्क कल्चर, वेजेस, है ना, ऐसे करके 10 ऑप्शन थे। अच्छा, फिर आपको अपने हिसाब से रैंकिंग देनी है कि मैं सबसे पहले इस चीज को प्रेफर करूंगा। अच्छा, अब आपने 1 से 10 तक रैंकिंग कर ली, उसके बाद आपने जो 1 नंबर पे रैंक किया है जिस चीज को, आपको कन्विंस कर रहे हैं अपने साथ जो लोग बैठे हैं कि यही होना चाहिए, यही जो चीज है वो सबसे पहले कंसीडर की जानी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा था, मैंने फर्स्ट रैंक किया था लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को, तो मैंने उस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत से एग्जांपल दिए कि जब मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं बस ये देख रहा हूँ, किसी कोचिंग में जा रहा हूँ कि लर्निंग हो रही है नहीं, मैं कुछ मतलब मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा नहीं, मेरी लर्निंग स्किल्स में हो रही, ये सब बोल के मैंने अपनी पॉइंट को प्रूव किया था। अच्छा, सेकेंडली, आपने अगर कोई पॉइंट लिख लिया, सपोज आपने फर्स्ट नंबर पे रैंक किया गुड वेजेस को, कि भाई आप अच्छी सैलरी देखोगे, उसके बाद आप सब चीज देखेंगे, ठीक है, आपने इस चीज को रैंक 1 दिया है, तो इस चीज पे अड़े रहना है। अगर कोई आपको ये भी कहते कि हाँ भाई लर्निंग अपॉर्चुनिटी या वर्क कल्चर जहाँ अच्छा हो वो चीज प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, कितने भी पॉइंट देते, आपको कन्विंस नहीं होना है, आपको भी अपने काउंटर पॉइंट्स बोलने हैं कि अच्छी वेजेस से क्या क्या फायदे हैं, या अच्छी वेजेस क्यों देखी जानी चाहिए, अच्छी सैलरी क्यों मैं पहले नंबर पे देखूंगा, या सभी को सबसे पहले अच्छी सैलरी क्यों देखनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप कन्विंस हो गए कि ठीक है, हाँ मैंने जो 1 नंबर पे रैंक किया है वो चीज गलत है, मेरे को ये चीज करनी चाहिए थी, तो आपको वहीं से बाहर निकाल देंगे वो बिना कुछ सोचे, चाहे आप कितने अच्छे बोल रहे हो, चाहे कितना ये अच्छा आपने प्रेजेंटेशन जीडी में दिया हो, आपको बाहर निकाल देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो है कि एक तरह का एलिमिनेशन राउंड है क्या ये? हाँ, एलिमिनेशन राउंड है। एक्चुअली मैंने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में मैंने एक बंदे को कन्विंस कर दिया था, वो कन्विंस हो गया था, तो उसको जो वो मैम बैठी थी उन्होंने पूछा कि मतलब आप कन्विंस हो गए, आप चेंज करना चाह रहे हो उसको, उसने गुड सैलरी लिखा था पहले नंबर पे, तो वो बोला हाँ मैम मैं चेंज करना चाहूंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चेंज कर दीजिए, तो उसने 1 नंबर पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी को 1 नंबर पे डाल दिया था, तो उसको एलिमिनेट कर दिया। अब वैसे वो सही जा रहा था, वैसे उसका जीडी अच्छा था, उसका जीटी में डिस्कशन भी अच्छा था, अपना मतलब लॉजिकल पॉइंट्स दे रहा था, बट उसने वो कन्विंस हो गया तो उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जीडी जीटी ये जो है नॉन एलिमिनेशन होगा, देखो के लिए ऐसा है मतलब? हाँ, इनके लिए हो सकता है, क्या पता गेट वालों के लिए हो सकता है, क्योंकि गेट के लिए ना बहुत से
बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग इंटरव्यू लेने वाले होंगे, हाँ। बहुत सी है ना हम्म। वो बने होंगे बहुत से फॉर्म्स। हमारे लिए क्या था कि हम्म। 4 लोग आए थे, एक ही इंटरव्यू के लिए एक ही रूम था, उसी में एक ही हम्म। वन एट ए टाइम इंटरव्यू हो रहा था। तो हमारे यहाँ हम्म। एलिमिनेशन राउंड कर रखे थे कि उन्होंने जीटी के बाद हम्म। लोगों को एलिमिनेट कर दिया था, फिर जाके जो लोग बचे थे उनको पर्सनल इंटरव्यू में बैठाया था। हो सकता है गेट के लिए अलग से कंडीशन हो, मैं कह नहीं सकता। ओके ओके। नहीं ठीक है भाई, मतलब कंडीशन जो भी हो, एलिमिनेशन हो या नॉन एलिमिनेशन हो, लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि अगर मैंने किसी चीज को पहले प्रायोरिटी दी है तो उसको मैं चेंज मत करूं। हाँ, मैं उस चेंज पे ना करो। मैं हाँ, उस पे मैं फिक्स रहूं कि हाँ यार, मैंने जो बोला है वो 100% सही है और मुझे हाँ अपनी बात को कन्विंस करना है। हाँ। ओके और ओके ओके। एक चीज मैं बता देता हूँ कि हाँ, एक्चुअली आज मैं यही डिस्कस कर रहा था कि गेट के बाद अगर जैसे गेट गेट के थ्रू जाते हैं, पहले 2014 से पहले हम सेल का खुद का टेस्ट देके जाते थे, है ना। हाँ 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 तो हाँ। मैं यही सोच रहा था कि अगर मैंने गेट का एग्जाम पास किया है, उसके बाद मैं अगर जीडी में या जीटी में एलिमिनेट हो गया, तो बहुत हम्म। ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है कि मैंने इतना बड़ा एग्जाम हाँ हाँ क्रैक हाँ। किया और यस। मैं एक जीटी से निकल रहा हूँ। तो ये तो अच्छी बात है ना कि जीटी के बाद तुम्हें पर्सनल हम्म। इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, उसके बाद क्यूमुलेटिव जो तुम्हारे स्कोर्स होंगे उसके बेस पे तुम्हारा हम्म। सिलेक्शन होगा। ये तो मतलब अच्छा किया इन्होंने, अच्छा मौका दिया है सबको, हाँ इक्वल ना, वो ठीक अपॉर्चुनिटी है। दी है। हमारे टाइम पे ही नहीं था, और हमारे टाइम पे तो हमने टेस्ट भी तो नहीं दिया था, हम डायरेक्ट जीडी और जीटी हुआ था। हाँ हाँ, वही मतलब जैसे आप लोग को डायरेक्ट कॉलेज में ये चीजें कैंपस अवेलेबल है, ठीक है, बट आउटसाइडर को क्या है, मतलब वो गेट क्रैक करके आए, ऐसा है उनके हम्म। लिए। ओके ओके। और इसमें भाई कहीं ऐसा है क्या, मतलब कि जैसे अभी कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी वेजेस को, सैलरी को, ठीक है, तो जो उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्या वो ऐसा सोचेंगे कि हाँ ये बंदा थोड़ा लालची है, इसको कम मार्क्स दो, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, जीडी और जीटी में बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी कन्विंसिंग स्किल्स ही टेस्ट की जाती हैं, और कुछ नहीं। साइकोलॉजी वगैरह कुछ टेस्ट नहीं किया जाता। वो पर्सनल इंटरव्यू हम्म। में अगर देखने वाले होते हैं तो वो पर्सनल इंटरव्यू में ही देखते हैं। जीडी जीटी में ओके। बस कि तुम कैसे कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली ये एमटीटी है, इसका आप एमटीटी प्रोफाइल के लिए आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मतलब आप 1 साल बाद मैनेजर बन जाओगे, आपको लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, अपने नीचे कुछ ग्रुप होगा 20 25 30 लोगों का, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो उस उनको आप किस अच्छा, अब हर बंदा तो आपसे कहेगा नहीं कि ठीक है सर आप जो जैसे कह रहे हैं वैसे काम कर लेते हो, ऐसे नहीं होता। आप एक एग्जीक्यूटिव हो, वो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। आपका और उनका डिफरेंस है, आपके उनके उसमें प्रोफाइल में भी डिफरेंस है। तो क्योंकि वो आपके अंडर नहीं आते हैं, समझ रहे हो। अगर अच्छा हाँ। आप अगर आप एग्जीक्यूटिव हो, आपका बॉस भी एग्जीक्यूटिव है, तो वो आपको पनिश कर सकता है, क्योंकि आप दोनों एक ही ग्रेड में आ रहे हो, है ना। एक आप एग्जीक्यूटिव, वो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, वो लेबर्स हैं, तो आप उनको कन्विंस ही करना पड़ेगा प्यार से या जैसे भी तरीके से। तो आपकी कन्विंसिंग स्किल्स वही टेस्ट करते हैं ये लोग, इसीलिए टेस्ट करते हैं कि बाद में आगे ओके आप ओके लोगों से काम करवा पाओ। ओके। तो मेन जीडी और जीटी का मेन मकसद यही है कि आपकी कन्विंसिंग स्किल को चेक करना, मेन जस्ट यही है। हाँ ओके। मतलब इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि जैसे अभी ये जो प्रोफाइल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसके लिए जो बंदे के अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए वो चीज जीडी और जीटी में चेक करें, ऐसा तो नहीं है ना? एटीट्यूड मतलब किस सेंस में एटीट्यूड में, मतलब नहीं एटीट्यूड नहीं, आप जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि अभी मान लो, जैसे वो आपके फ्रेंड ने जो बोला था कि पैसा पैसा मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है, हाँ तो तो कंपनी कल मतलब ये तरह से ये सोचेगी हाँ ये बंदा लालची है, कल को अगर इसको कुछ ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिलेगी तो ये सेल छोड़ के चला जाएगा। तो तो कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है। जीडी जीटी में बस तुम अपनी बात को प्रूव करो कि अच्छी ओके। वेजेस क्यों देखनी चाहिए, बस सिंपल है ना। या और अच्छा अच्छा। मोस्टली लोग ना एथिकल चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं डालना। जैसे मैं ऑब्वियसली, अब कंपनी आ रही तो हम देखते हैं कि कितना सीपीआई, नहीं सॉरी सीपीआई कह रहा हूँ, कितना सीटीसी दे रही है, कितना इन हैंड पैसे दे रही है, तो वो सब सब देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें आप थोड़ा एथिकल रहो। लेकिन ये है कि अगर आपके दिमाग में पॉइंट्स हैं अच्छे वेजेस को लेके, तो आप वही डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो चीज है ही नहीं, वो राउंड उस चीज के लिए है ही नहीं। वो राउंड है आपके कॉन्फिडेंस कन्विंसिंग स्किल्स चेक करने के लिए बस। तो वो बस ओके उतना ओके। ही देखेंगे, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में आप क्या करते हैं वो अलग चीज है। तो भाई जैसे अभी आपने बताया कि जीडी राउंड चल रहा है और उसमें कुछ 10 पॉइंट्स दिए हैं, और जिसको अगर आपने फर्स्ट पॉइंट अलॉट किया है उसको आपको कन्विंस करना है कि हाँ मतलब मैंने इसको फर्स्ट नंबर क्यों दिया है, ठीक है। हाँ
बस इसमें इतना ही होगा कि इसके बाद भी और कुछ होता है? नहीं, इतने होते हैं इसमें बस। उसी पे अच्छा, बहुत ओके। टाइम उसी पे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिस्कशन होते हैं, सब अपना अपना पॉइंट रखेंगे, फिर एक दूसरे को कन्विंस करने में लगेंगे, तो उसमें बहुत टाइम लग अच्छा, जाता है। दूसरे नंबर वाले को पास आता नहीं है, मतलब सेकंड थर्ड रैंक के पास नहीं आता है, टाइम ओके। आता ही नहीं उसके पास। फर्स्ट रैंक जो आपने दे थे ना, उसी पे डिस्कशन होगा मोस्टली। और भाई ये कितना समय तक चलेगा, कितना टाइम तक? हाँ, वही है, वही 20 मिनट के करीब चलते हैं ये, 20 मिनट आधा घंटा मैक्स, 20 मिनट, हाँ आधा घंटा के करीब बस। ओके, ओके। और इसमें जो पैनलिस्ट होते हैं, मतलब जो ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है, वहाँ के सेल के, तो उसमें कोई साइकोलॉजिस्ट भी होता है क्या वहाँ पे? एक्चुअली इस चीज का तो मैं नहीं बता सकता, हम्म, मुझे नहीं लगता कोई जैसे कैंपस प्लेसमेंट में तो मुझे नहीं लग रहा था कोई साइकोलॉजिस्ट है ना, क्योंकि वो टेक्निकल लोगों को लेने के लिए मतलब होते हैं, जैसे हम यूपीएससी वगैरह ईएससी वगैरह का इंटरव्यू देते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगा कोई साइकोलॉजिस्ट है, बट पता नहीं, अब कह नहीं सकते ना, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ओके, थी नहीं ओके। कौन है कौन नहीं, बट ओके। अच्छा। और एक और चीज थी इसमें, जो लोग जीडी जीटी के टाइम पे बैठे थे और जो लोग पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे बैठे थे, वो मतलब 4 लोग जीडी और जीटी के टाइम पे थे और 4 लोग पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे थे। ये अच्छा, दोनों जो अच्छा। पैनल्स थे ना, दोनों अलग अलग थे, ये लोग अलग अलग थे। ओके, ओके, ओके। ठीक है भाई, तो फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड के बारे में बताइए, मतलब वो कैसे हुआ, कैसे पैनल थे, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के? एक्चुअली हमारा जो सारा प्रोसेस है सेल का, वो सुबह 7:30 टू 8, सुबह 8 AM पे शुरू हुआ था। तो ये करते करते हमारा फर्स्ट हाफ में बस जीटी तक हुआ। अच्छा, अब चूंकि ये सरकारी कंपनी है, तो ये रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देती है, इनके फिक्स होते हैं कि इतनी सीट रिजर्व है इस कैटेगरी के लिए, इतनी सीट इस कैटेगरी के लिए, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरीज को ये ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। किस सेंस में, जैसे जो जीडी और जीटी के लिए जो ग्रुप बनाए थे, उसमें भी कैटेगरी के ग्रुप अलग थे, जैसे पहले एससी एसटी का एक ग्रुप बना रखा है, ओबीसी का एक ग्रुप, जनरल का एक ग्रुप। अच्छा, तो अच्छा। जो जीडी जीटी में जो लोग एलिमिनेट हुए, वो अपनी कैटेगरी के अमंग अपनी कैटेगरी ही एलिमिनेट हुए। जैसे मैं जनरल में तो मैं जनरल वालों के साथ ही बैठा था और उन्हीं के साथ ही मैं एलिमिनेट या लोग एलिमिनेट हुए थे हम। तो ये सब चीजें होती है। ओके, और ओके। पर्सनल इंटरव्यू में, गेट में शायद गेट में ये ना हो, ठीक है, कह नहीं सकते गेट का, है ना। पर्सनल इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है कि पहले एससी एसटी को इंटरव्यू होता है, उसके बाद ओबीसी का इंटरव्यू होता है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो मेरा रात को 7 या 7:30 बजे के करीब नंबर आया था, सेकंड लास्ट था मैं इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो वही है, फिर पर्सनल इंटरव्यू हमारा मेरा 7:30 बजे के करीब हुआ था। तो लगभग लोगों के इंटरव्यू 20 मिनट के करीब चल रहे थे, है ना। मतलब अलग अलग लोगों के इंटरव्यू अलग अलग टाइम, मेरा ज्यादा देर चला नहीं था, मेरा 16 मिनट्स के करीब चला था। अच्छा, तो हाँ। भाई पैनल में टोटल कितने लोग थे, और मतलब रूम के अंदर कैसा माहौल होता है, मतलब आपको खड़े होके इंटरव्यू देना होता है या बैठ के देना होता है, या कैसे मतलब होता है? हमारे टाइम पे 4 लोग थे पैनल में, और नहीं, वो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं आपको, आप जैसे जाओगे वो, अब वो वही है ना, आप वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो चिल है, वो उनको कोई टेंशन नहीं है ना। ना वो आपको टेंशन देते हैं, वो आपको बैठाएंगे आराम से, पूछेंगे नमकीन वगैरह और चाय वगैरह रख देंगे आपके सामने, जो अच्छा, अच्छा। कोई और कंपनीज करती नहीं है, जो किसी और कंपनी ने किया नहीं था उनसे पहले, है ना। अच्छा। तो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं, उसके बाद बहुत ही इजीली क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही चिल होके, बिल्कुल टेंशन नहीं देते हैं, वो बहुत आराम से क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरा जो सीवी था और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, सभी को देख के जो बहुत चिल होके क्वेश्चन पूछ रहे थे। और आप, अच्छा अच्छी बात ये है कि आप नॉर्मली जैसे बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं अपने घर पे बात कर रहा हूँ, तो आप वैसे ही उनको जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है या एक तरीके से बोलना है, ये कुछ नहीं है। पीएसयूज में ये फायदा है आपको कि आप कंफर्टेबल हो गए, आपकी जो टेक्निकल नॉलेज या जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, उनको बताओ, बस जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दो, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ओके, ओके, ओके। तो बहुत अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है फिर देखा जाए तो। हाँ, अदर कंपनीज के रिस्पेक्ट में बहुत सही है। लिंग्विस्टिक बैरियर ना हो तो फिर आधी चीजें तो वही सोल्व हो जाती है ना, क्योंकि हम नॉर्थ से आते हैं, मैं जैसे हरियाणा से आता हूँ, तो हमारे यहाँ इंग्लिश बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इंग्लिश बोलना। तो भाई अब अपने पर्सनल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, मतलब अच्छा। क्या क्या कितना कितने टाइम तक चला था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे?
तो यार जैसे मैंने बताया, मेरा पर्सनल इंटरव्यू ज्यादा देर चला नहीं था। 16 मिनट के करीब चला था वो। और उसमें सबसे पहले जाते ही मुझे उन्होंने सवाल पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने वही पूछा कि तुम सेल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। पहले अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछेंगे, उसके बाद वो पूछेंगे कि तुम सेल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो फिर अच्छा वही है, उसका जवाब मैंने दिया कि मेरे को मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है ना, विद रिस्पेक्ट टू कोर। मैंने कहा कि सर मैं मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा टिल्टेड हूँ। और मैंने ऐसा ही कुछ इंटर्नशिप में भी किया था, वेदांता में मैंने इंटर्नशिप की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए क्यों नहीं कर लेते, आप सेल में क्यों आना चाहते हो। अगर आपको ठीक है, आपको यहाँ मैनेजमेंट की जॉब मिल जाएगी, एज ए मैनेजर आप अपॉइंट हो जाएंगे, बट आप एमबीए क्यों नहीं कर लेते अगर आप इतना इंटरेस्टेड है तो फिर मैंने उनको कहा कि मैनेजमेंट का मतलब मेरा ये है कि जैसा काम मैंने अपनी इंटर्नशिप में किया था वेदांता में, वैसा ही काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके लिए एक टर्म बनी है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, तो मैं मेरे को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जाना, इसलिए मैंने सेल को चूज किया है। उसके बाद उन्होंने फिर वही है कुछ एक कोर के क्वेश्चन पूछे। तो कोर के क्वेश्चन उन्होंने मुझसे 4-5 कोर के क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से मैंने 2-3 बता दिए थे, फिर 1-2 क्वेश्चन में नहीं बता पाया था। तो वो उन्होंने अच्छा अच्छा। मेरे को बताया और कहा कि ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे तो उन्होंने कहा कि जाके पढ़ लेना, है ना। अच्छा, और उसके बाद एक सिचुएशन दे के उन्होंने पूछा था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे। सपोज उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, तो सबसे पहले एज ए मैनेजर तुम क्या करोगे, है ना। तो फिर वही है, फिर उसी को बताना था। तो मैंने जिस हिसाब से बताया कि सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि वहां को लोग फंसे हुए तो नहीं है ना। उनको पहले सबसे पहले काम है कि जो आदमी अंदर फंस गए उनको निकालना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। उसके बाद फिर आपको प्रोडक्शन भी देखना होता है। तो प्रोडक्शन के लिए फिर आप देखोगे कि जो बिल्डिंग में जो भी काम हो रहा था उसको टेम्परेरी बेसिस पे कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी बिल्डिंग है आसपास में, जब तक इसका मेंटेनेंस ना हो। तो बस वही है सिचुएशन रिस्पॉन्स। फिर वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स मेरा सीवी था उसमें से देख के पूछने लग गए थे कि वो कि मेरा जो मैंने पहले क्या क्या काम किया है, मेरे जो पीओआर है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बारे में पूछा उन्होंने। कि मैं सिक्योरिटी कमेटी में था, तो उन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी कमेटी में तूने क्या किया। तो मैंने अल्टीमेटली अपनी हर चीज को मैनेजमेंट से लिंक कर रखा था, क्योंकि मैंने काम भी कुछ ऐसे किए थे। तो मैंने बता दिया जो जो इंस्टीट्यूट में, जो हमारे कैंपस में मैंने सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी कमेटी मेंबर होते हुए जो भी काम किया, तो मैंने उनको बता दिया। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने फैशन वॉक के बारे में पूछा। मैंने फैशन वॉक में कॉलेज की तरफ से मैं चला था और डांस क्लब में भी था, तो उस बारे में बात की थी। और फिर बहुत ही चिल तरीके का इंटरव्यू गया था उसके बाद। तो मतलब कुछ कोर के क्वेश्चन के बाद ज्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं मुझे। ओके ओके। तो भाई आपका इंटर्नशिप के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या, इंटर्नशिप हाँ, वगैरह? इंटर्नशिप से रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप, अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि उन्होंने खुद पुटअप किया था क्वेश्चन या मैं खुद ही इंटर्नशिप को मैंने इंक्लूड किया था कन्वर्सेशन में। अच्छा अच्छा। तो जब इंटर्नशिप की बात चली तो उन्होंने पूछा कि तुमने इंटर्नशिप पे क्या किया। तो मैंने बताया कि मेरी इंटर्नशिप कैंपस इंटर्नशिप लगी थी, कैंपस से वेदांता में। तो वहां मुझे एक सिविल प्रोजेक्ट दिया गया था, कोई शेड बन रही थी, तो उस शेड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो वो कंस्ट्रक्शन जो डेडलाइन थी उससे ऑलरेडी डिले कर चुकी थी, और अभी भी वो डिले ही होती जा रही थी। अच्छा अच्छा, तो ओके। मुझे प्रोजेक्ट दिया गया था कि इसके रीजंस बताओ, क्या कोज है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, डिले हो रही है, और हम क्या इसमें इनपुट देके हम क्या कर सकते हैं कि और ज्यादा और फर्दर डिले ना हो, है ना। तो वो सब चीज। ओके। और मेरे को क्रिटिकल पाथ मेथड दिया गया था कि तुम्हें क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करना है इसमें किसी तरह भी, और इसको एमएस प्रोजेक्ट पे फिर अपने प्रोजेक्ट को बताना है कि जो तुमने अच्छा अच्छा। फाइनली जो तुम्हारा आउटपुट निकलेगा उसको एमएस प्रोजेक्ट पे उसको पोर्ट्रे करना है। तो ये बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट था। तो वही है, फिर जो वहाँ इंजीनियर्स थे और जो मैंने खुद ऑब्जर्वेशन ली कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा। और उस टाइम तक हमने सीपीएम भी नहीं पढ़ा था, तो मेरे को वो पढ़ना, मतलब क्योंकि हमारी सिलेबस में था वो सिविल में, बट उस टाइम तक उस सेमेस्टर तक कवर नहीं हुआ था वो, मतलब 7th 8th सेम में आता है। तो मुझे वो पढ़ना अच्छा पड़ा। अच्छा। फिर मैंने इससे भी अपने ऑब्जर्वेशन डेट वेट सब, मतलब सब
ऑब्जर्व करना पड़ा ना, किस डेट से किस डेट तक क्या क्या काम हो रहा है, कब तक रेनफोर्समेंट डल रही है, कब तक कॉलम्स इरेक्ट हो रहे हैं, ये सब। तो ये सब कुछ देख के फिर उसको फिर मैंने MS प्रोजेक्ट पे पोर्ट्रे करके उनको बताया कि इतना टाइम डिले हो रहा है इस वजह से, और वो कम किया जा सकता है। अच्छा तो अच्छा, ओके। हाँ, और सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जो सब्जेक्ट से टेक्निकल? मुझसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, बट उनका वेरी कर रहा था सब, पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर रहे थे। कुछ एक लोगों से उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछा है कोर से, हाँ हाँ। मुझसे उन्होंने इतना डेप्थ में नहीं पूछा, बट हाँ मुझसे भी पूछे थे कोर के क्वेश्चन। हाँ, 5 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और मुझसे पहले जो लोग गए थे उनका एक्सपीरियंस वो लोग बता रहे थे कि वो डेप्थ में जाए जा रहे हैं, अगर तुम कुछ बता रहे हो तो और उसको डेप्थ में पूछ रहे हैं। तो पर्सन टू ओके पर्सन ओके। अलग अपने हिसाब से पूछ रहे थे वो लोग। तो ऐसे कुछ ओके। डिफाइन नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब एस्पिरेंट्स को टेक्निकल सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन करके जाना चाहिए? हाँ, टेक्निकल का तो करके जाना चाहिए। एक्चुअली ये लोग तो गेट से, जो अभी गेट के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन लोगों को तो टेक्निकल वैसे स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बात ये है ना कि उन्होंने बहुत पहले दिया है गेट का इंटरव्यू, ना सॉरी गेट का टेस्ट। तो अभी उनको बहुत टाइम हो चुका होगा, तो टेक्निकल रिवीजन तो चाहिए होगा। क्योंकि ओके उनका ओके। क्योंकि उनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उन्होंने गेट क्लियर किया, तो उनको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस एरिया में, है ना। तो इसको एक बार रिवाइज करके चले जाए तो इनफ हो। बाकी उसके अलावा भी बहुत चीजें बची है ना, तो हाँ हाँ, उनकी वो तरफ तो है। ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इस टाइम में। और भाई मतलब सेल से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, मतलब प्रॉफिट सेल के यूनिट्स कहाँ कहाँ पे हैं, फिर सेल के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, डायरेक्टर कौन सा है, इससे रिलेटेड कुछ? एक्चुअली हमारे टाइम पे इंटरव्यू से पहले हमने थोड़ा बहुत देखा था सेल के बारे में। जो मेन जो चीजें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेल के डायरेक्टर कौन है, अब कौन है, पहले कौन थे, सेल प्रॉफिट कर रहा है या लॉस में है, सेल के प्लांट कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या यूनिट्स हैं, बस ये सब कुछ थोड़ा बेसिक जो ओवरव्यू होता है ना, ओवरव्यू होना चाहिए। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ जानने की ना। ओके ओके, ठीक है भाई। तो भाई इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे HR रिलेटेड कुछ? HR रिलेटेड तो मैंने बताया आपको कि बस मुझसे यही पूछा था कि मैनेजमेंट में क्यों जाना चाह रहे हो, तो उसी क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा इलोंगेट किया था। उसी क्वेश्चन पे वो बार बार मतलब वही है, वो उसी क्वेश्चन का जब तक उनको सही जवाब नहीं मिला तब तक वो पूछते गए, है ना। तो मैंने कहा ओके कि मेरे ओके। को इन सब फील्ड में जाने का मतलब जैसा काम मैंने इंटर्नशिप में किया है, मुझे वैसा काम करने में इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं सेल में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोलते हैं, तो इंडस्ट्रियल अच्छा मैनेजमेंट अच्छा। बोलो आप, एक ये टर्म है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी अल्टीमेटली वहां यहाँ भी मेरे को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ही करनी है। तो बस वही है, उन्होंने जस्ट मेरे से HR टाइप क्वेश्चन तो यही पूछा है, उसके अलावा कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं। बाकी मेरे जो CV थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, उनसे वो पूछ रहे थे कि ये आपने जो जो किया है वो मतलब उससे क्या आपको मिला, क्या आपने मतलब व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दैट, है ना। अच्छा जैसे अच्छा, फैशन ओके। वॉक से आपको क्या मिला, मतलब कैसा किसके साथ किया था आपने। नॉर्मली पूछ रहे थे, सोलो किया था या कपल वॉक थी, ये सब, है ना। तो बस एक नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही थी उसके बाद। और भाई पैनल लिस्ट में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है क्या? अच्छा, जैसे एक्चुअली जो GDGT का जो जूरी होती है, GDGT का जो पैनल होता है और पर्सनल इंटरव्यू का पैनल होता है, हमारे टाइम पे वो दोनों डिफरेंट थे। ठीक है, GDGT जो पैनल ले रहा था वो अलग था, पर्सनल इंटरव्यू ले रहा था वो अलग था। तो मुझे नहीं लगता GDGT के टाइम पे तो कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो लोग आपकी कॉन्फिडेंस को जज कर रहे हैं, वहां कोई आपकी साइकोलॉजी जज नहीं की जा रही। बात अगर पर्सनल इंटरव्यू की है तो उसमें मैं कह नहीं सकता, उसमें मेरे को आइडिया नहीं है। हो सकता है उसमें मतलब क्योंकि उसमें 4 लोग बैठे थे, तो हो सकता है एक साइकोलॉजिस्ट हो, है ना। ओके बट ओके। आई एम नॉट श्योर, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे नहीं, मतलब इतने हैवी अच्छा क्वेश्चन अच्छा। नहीं पूछे, पर लाइट से क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं लाइटली जवाब दे रहा था। ठीक है भाई, इसके अलावा भी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि शायद सभी के लिए एक डाउट रहेगा, तो वो मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी अल्टीमेटली भाई आपको पता है कि सबको एक जॉब चाहिए, ठीक है, हर कोई चाहता है कि मुझे सिलेक्शन हो जाए बस। तो हाँ, अब तो कुछ उसके ज्यादा ही, लिए हाँ। मतलब क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि बंदे को जॉब मिल ही जाए?
बंदे को जॉब मिल ही जाए। देखो अभी मैं पर्टिकुलरली सेल की बात करूंगा, तो सेल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज आप ये अपना माइंडसेट बना के जाओ कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा या अगर मैं सेल में अपॉइंट होता हूँ, अगर मैं सेल में रिक्रूट होता हूँ, तो मैं सेल में ही काम करूंगा। आई विल नॉट लीव दिस कंपनी एनी हाउ, ठीक है। तो ये चीज आप माइंडसेट बना के जाओ और यही चीज आपको पोर्ट्रे करनी है आगे कि अगर मैं सेल में आ गया, क्योंकि फ्यूचर का हमें भी नहीं पता ना कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। बट अगर ठीक है आपके दिमाग में कोई बी प्लान है कि मेरे को सेल में पहले मेरे को एक जॉब चाहिए कहीं भी, उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा या यूपीएससी के लिए जाऊंगा, 70 तरीके के प्लान्स होते हैं दिमाग में, बट वो प्लान्स अपने दिमाग में रखो। वहां जाके आपको ये बोलना ही नहीं है कि आप फर्दर स्टडीज करोगे, आप एक टेम्परेरी बेसिस पे आप यहाँ पर हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा डेडिकेटेड नहीं है इस कंपनी के टुवर्ड्स। अगर आप कुछ ऐसे बोल रहे हो तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है मेंबर जो वहाँ पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिमाग में रखो कि हमें क्या करना आगे, बट उनको यही कन्विंस करना है, इसी तरीके से कन्विंस करना है कि मैं आई विल बी डेडिकेटेड टू दिस जॉब, टू दिस कंपनी, है ना। और उसके बाद सेकेंडली वही आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस और जो टीम लीडिंग स्किल्स होती हैं, टीम लीडिंग या टीम वर्क स्किल्स, वो सब कुछ देखी जाती है जीडी और जीटी में, तो है ना। ये अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अगर, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। टेक्निकल में तो सब बराबर हैं, जो गेट क्लियर किया है जिन्होंने वो मोर और लेस सब इक्वल ही हैं टेक्निकल में। तो बाकी जो डिफरेंस आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और एक जो आपको शायद उसमें साइकोलॉजिस्ट बैठा हो जो आपको एचआर टाइप क्वेश्चंस में टेस्ट करते हैं, जो आपका है ना सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट करते हैं। हाँ, तो बस वही डिफरेंसेस आते हैं, तो वो चीज अपनी स्ट्रॉन्ग करके जानी चाहिए। अगर हम लोग आपकी बात करें तो आपका ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एज कम्पेयर टू एकेडमिक, तो कहीं ना कहीं मतलब आपके उससे पता चल रहा है कि हाँ ये बंदा मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों में काफी एक्सपर्ट है। मतलब ऐसा ही बंदा चाहिए जो लोगों को हैंडल कर सके, लोगों से काम करवा ले, चीजों को मैनेज कर ले, है कि नहीं। और वो चीज आप में रिफ्लेक्ट हुई तो इसके लिए भी मतलब चांसेस बढ़ जाती है सिलेक्शन की। देखो बात जहां तक एकेडमिक्स की है तो मेरी एकेडमिक्स मतलब ठीक से थोड़ी सी अच्छी है, मतलब ये भी नहीं कहूंगा कि एकेडमिक्स में बिल्कुल कुछ नहीं। 8 सीजीपीए के करीब मेरी सीजीपीए मैंने मेंटेन की थी। और अल्टीमेटली यहाँ पर काम आपको वही करना है कि आपको अपने जो नीचे जो लेबर्स रहेंगी, जो आपके नीचे जो लोग नॉन एग्जीक्यूटिव लोग काम कर रहे होंगे, आपको उनको हैंडल करना है, उनसे काम करवाना है, ठीक है। और दूसरा काम आपका क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, अगर आपको प्लांट का एक हिस्सा दिया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आती रहती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स और भी बहुत सी तरीके की प्रॉब्लम्स है ना, लेबर वाले इशू आते रहते हैं, मैन पावर इशू आते रहते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या डिसीजन लेते हो, वो आपकी डिसीजन मेकिंग भी टेस्ट की जाती है उससे। तो वो चीज भी वो लोग देखते हैं, वो आपकी स्किल्स आपके अंदर अगर वो नहीं होंगी तो आप किसी से काम करवा नहीं पाओगे, तो आप उनके बराबर ही हो जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो काम करना ही नहीं है। मतलब आपको अपने हाथ से काम नहीं करना है, आपको ये नहीं है कि आपको ट्रैक्टर चलाना है, आपको लोकोमोटिव चलाना है यहाँ पर, वो आपका काम नहीं है, आपको करवाना है काम। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस हो रही है उसको चेक करना, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स ठीक करवाना, ठीक है। तो वो आप किसी को बोल के करवाओगे, जो आपके अंडर लेबर है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं उनसे करवाओगे, जो कि आपसे कनेक्टेड नहीं है, सिंपली वो कॉन्ट्रैक्टर की साइड से है ना। आप सेल के एम्प्लॉय, तो आप दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है ना, वो आपके अंडर है ना, आपके अंडर नहीं आते ना, आप उनको कंट्रोल कर सकते। तो आप उनको जो आपकी स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, जो हैंडलिंग स्किल्स हैं, उन सब चीजों से ही आप काम करवा सकते हो स्मूथली। और अगर प्लांट रुकता है, अगर प्रोडक्शन में थोड़ा सा भी 1 घंटे का भी गैप आता है, अगर आप 1 घंटे भी आपकी वजह से प्लांट का एक हिस्सा बंद पड़ा है, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं प्रोडक्शन में भी, है ना। बहुत मतलब बहुत लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीजें आपके अंदर अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि आप अपना काम करवा सकें, आप कन्विंस कर सके लोगों को, प्यार से, चाहे थोड़ा स्ट्रिक्टली। और रूड तो होना नहीं होता वैसे इन जनरल, क्योंकि वो लोग मूडी होते हैं, वो लोग, उन लोगों को काम अपना करना होता है और जाना होता है, ठीक है। अगर आप उनसे रूडली बात करेंगे या आप इस तरीके, आप इन जनरल भी आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है आपके लिए। ओके, मतलब कन्विंसिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो तो है।
और द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक टू पीपल, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम थोड़ा दिमाग से और मुंह से ही है, यहाँ पर हाथों से काम नहीं करने हैं। और नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा एमटेक में स्टडी कर रहा है, मतलब अभी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, मतलब उसकी एमटेक की कोर्स जो है वो चल रही है, तो उसे अपने इंटरव्यू में ये चीजें बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये चीज नहीं बतानी चाहिए कि मतलब अल्टीमेटली उसको, एक्चुअली एक और चीज है कि सेल भी एमटेक करवाती है। अगर आपको फर्दर पढ़ना है तो आप जॉब में रहते हुए भी पढ़ सकते हैं, सेल के थ्रू पढ़ सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये नहीं कह सकते आप वहां पर जाके कि मेरे को एमटेक मैंने कर लिया, अब उसके बाद मैं पीएचडी करने के लिए जाऊंगा, अगर मेरे को अच्छी जगह से ये सब हो जाता है फर्दर स्टडीज के लिए जाऊंगा। ठीक है, आप जाओगे, अच्छी बात है, दे विल बी हैप्पी। अगर तुम यहाँ पर आते हो तो यहाँ भी जो आपके सीनियर लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि इन केस अगर आपको फर्दर स्टडीज में जाने का मन है तो आप जा सकते हो। तो वो तो एक कोई भी गार्जियन, कोई भी सीनियर आपको एडवाइस दे सकते हैं, बट आप उनको ऐसे बंदे चाहिए नहीं जो उनकी कंपनी के लिए डिवोटेड नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप इस चीज को खुद ना बताओ, अगर वो पूछे तो आप कह देना, मतलब आप कह सकते हैं इस तरीके से कि सर अभी तो जॉब मेरी प्रायोरिटी है, और अगर जॉब मिल जाती है तो एमटेक, मतलब मैं फर्दर छोड़ स्टडीज दूंगा, के बारे में नहीं एमटेक छोड़ दूंगा, ऐसा मतलब हाँ, यही ना? जैसे एमटेक अगर मतलब मान लीजिए फर्स्ट ईयर में कर रहा है तो वो ऐसा बोल दे कि मैं सर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो अगर मुझे जॉब मिल गई तो मैं एमटेक छोड़ दूंगा, है कि नहीं? हाँ, आप कुछ भी कह सकते हो, और मतलब डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते हम देख छोड़ दूंगा, तो मतलब वही आपकी अपनी प्रायोरिटी बता सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटी जॉब है सर, बस। हाँ, किसी भी तरीके से बता सकते हैं आप, मेरी प्रायोरिटी सर जॉब है, फिलहाल मुझे जॉब की जरूरत है। बिफोर माय सेल इंटरव्यू मैंने भी अपने सीनियर से बात की थी, जो CIL कोल इंडिया लिमिटेड में अभी जॉब कर रहे हैं, मेरे सीनियर थे, उनका भी कैंपस प्लेसमेंट से ही सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि आप मतलब आप जो आपकी पैनलिस्ट होते हैं आप उसको ये बताइए कि ये कन्विंस कीजिए कि हाँ आप इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, इस कंपनी को सर्व करेंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ओके ओके, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदे को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर इसको लग गया तो ये छोड़ेगा नहीं। ओवरऑल मोटा मोटी अगर बात करें तो यही मेन चीज है कि नहीं? हाँ, ये हाँ कह सकते हैं, बट वही है कि इतना डेस्परेट भी नहीं होना है कि मतलब कि मेरे को सर जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, फिर ऐसे नहीं है। मतलब डिसेंटली आप कह सकते हैं कि मैं अगर सेल में मतलब आता हूँ तो मैं सेल को सर्व करूंगा, क्योंकि सेल एक, फिर आप सेल की अच्छा ये गिनवा सकते हैं कि सेल महारत है, सेल में गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड ऑल, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, वैसे काफी कुछ पता चला इससे। और दूसरा एक और चीज था कि व्हाट अबाउट एनओसी? मान लीजिए कोई बंदा पास्ट किसी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसने जब सेल में अप्लाई कर रहा था वो टाइम पे मेंशन नहीं किया, लेकिन जब सेल में ज्वाइन कर दिया, और फिर जो सेल के बंदे हैं, जो HR टीम है, उन्हें क्या पता चल जाएगा कि बंदा पास्ट में कहीं काम कर रहा था? देखो, एक चीज है कि जब आप कोई भी PSU के कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, बीइंग एन एम्प्लॉयड पर्सन, अगर आप ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने कोई और टेस्ट क्लियर कर रखा और उसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो लोग डिमांड करेंगे NOC की। अगर वो लोग डिमांड करते हैं NOC की, तो फिर आपकी कंपनी की पॉलिसीज देखी जाएंगी जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि वो NOC देती है या नहीं। फिर वो आपके ऊपर, आप अपनी कंपनी से NOC लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो फिर तो कंफर्म है ना कि आपको नहीं जाना। अच्छा, अब अगर वो लोग NOC नहीं मांग रहे हैं और आपने उनका टेस्ट क्लियर कर दिया है और उनका इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, तो फिर आप सिंपल यहाँ से रिजाइन करके आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा एक दोस्त है बार्क में जिसका टेस्ट मतलब क्लियर हुआ था, रिटन टेस्ट, तो उसके बाद उसको इंटरव्यू कॉल आया था बार्क से। वो अभी यही काम कर रहा है सेल में, एज ए जियोलॉजिस्ट। तो उसको बार्क से कॉल आया था, इंटरव्यू कॉल, बट उसमें उन्होंने NOC मांग रखी थी, और सेल 5 साल तक NOC नहीं देता है आपको, तो फिर वो नहीं जाने पाया उसमें इंटरव्यू में, और वो अभी यही सर्व कर रहे हैं। और कुछ बॉन्ड वगैरह है इसमें, बॉन्ड? हाँ, ये एक अच्छी चीज है सेल के लिए कि आप अगर कभी छोड़ के कोई भी
सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप सेल को छोड़ के जाना चाह रहे हो, या आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है या फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, और आप सेल में 1 या 2 साल काम करके जाना चाह रहे हो इसको छोड़ के, तो आपको कोई पेनल्टी, कोई बॉन्ड कुछ नहीं देना पड़ता, आप सिंपली जा सकते हो उसको छोड़ के, है ना। ऐसा कोई बॉन्ड नहीं भरवाती कि आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी और ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये अच्छी बात है इसकी। कोल इंडिया भरवाती है, कोल इंडिया का शायद 3 साल का बॉन्ड होता है, सेल का नहीं होता। अच्छा, ओके 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 ओके, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है असल में देखा जाए तो, हाँ, क्योंकि बॉन्ड नहीं सही है तो चीज़ है मतलब ये इसमें। अच्छी चीज है। क्योंकि ज्यादातर लोग बॉन्ड की वजह से भी कंपनी नहीं छोड़ पाते हैं, जिसका 5 लाख हाँ हाँ 4 लाख बॉन्ड अगर अमाउंट है तो वो लोग सोचते हैं कि यार कहाँ से दूंगा इतने पैसे, तो वो एक प्रॉब्लम हो अब जाती है। वही है कि अगर ये तो 4-5 साल कॉलेज के बाद निकलने के बाद जो 4-5 साल होते हैं, इन्हीं में आप अपना फ्यूचर, अपने आप को एक फोकस कर पाते हो कि मुझे किस साइड जाना है ना। तो अगर वही 5 साल आपको एक जगह बांध के रख लिया जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते उसके बाद, तो फिर वही है कि आपको वहीं सर्व करना होता है। तो बॉन्ड में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप अपने जो गोल्डन ईयर्स है, आप 23 से 30 साल तक या 23 से 27 साल तक आप एक जगह बंद करे जाते हैं। उसके बाद तो फिर वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, शादी वादी हो जाती है, तो फिर कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज इसमें सही है कि सेल कोई बॉन्ड नहीं भरवाती है। ठीक है भाई, तो ओवरऑल मतलब काफी कुछ आपने बता दिया, और मुझे नहीं लगता जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कुछ डाउट होगा। लेकिन इसके अलावा अगर उन्हें कुछ डाउट है तो मैं ये उन्हें बोलूंगा कि अपने क्वेश्चन को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। अमित भाई उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर उनके पास हाँ टाइम बिल्कुल, होगा तो डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर मैं आप मतलब अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाके देख लूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहीं उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर किसी को क्विक कुछ चीज पूछना हो तो आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा भाई। और दूसरा ये भी है कि आप हमारे मैकेनिकल पेंटोमैथ के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, आपका जो भी डाउट है वो आप मुझे पूछ लें, या जिसे आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और अगेन अमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। वेलकम वेलकम भाई। और अब भाई अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, और जो एस्पिरेंट्स है उनको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से करना और इजी रहना, बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।